नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 3 उपचुनावों में से देहरा से कैंडिडेट पिछली बार का कैंडिडेट डॉक्टर राजेश शर्मा जी को टिकट नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव में उतार दिया है। हालाँकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले जब ये अटकलें चल रही थी, उसपे उनका स्पष्ट कहना था कि मैं मेरे मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं जाएगा और ये सारी मात्र अफ़वाहें हैं। इससे पहले भी हमीरपुर लोकसभा का जब चुनाव चला तब भी मुख्यमंत्री की पत्नी का ज़िक्र हुआ कि उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन तब भी नहीं दिया गया। लेकिन अब अचानक हालाँकि उस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली निकल रहे थे पिछले कल कैबिनेट के बाद और टिकट का फैसला दिल्ली में होना था, लेकिन उनके निकलने से पहले ही हाईकमान ने सूची जारी कर दी टिकटों की और राज्यों के भी उपचुनावों के टिकट थे और देहरा का टिकट कमलेश ठाकुर को दे दिया गया। अब कमलेश ठाकुर वहाँ पर कैंडिडेट हैं क्योंकि उनका मायका है वहाँ पे, नलसुआ गाँव है देहरा का, वहाँ पे मायका है। वहीं उन्होंने शुरुआत कर दी कल की कैबिनेट में, हालाँकि चुनाव आचार संहिता लगी है, इसी बीच उन्होंने घोषणा कर दी कि देहरा में पुलिस जिला बनाया जाएगा, एसपी बिठाया जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे लोक निर्माण विभाग का सर्किल ऑफिस खोला जाएगा और सर्किल ऑफिस के लिए एससी का कर दिया उन्होंने और कहा कि इसकी नोटिफ़िकेशन आचार संहिता हटने के बाद जारी होगी। हालाँकि विपक्षी दल भाजपा ने कहा कि ये आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस के जो कि मात्र 3877 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी होशियार सिंह से आ रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा, उन्होंने आज बैठक की है और उसमें कई गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे चेयरमैन की ऑफर भी दी गई लेकिन मैंने नहीं मानी क्योंकि मुझे लोगों के प्रति जवाबदेह होना है। तो मुख्यमंत्री की पत्नी के कारण ये चुनाव देहरा का रोचक हो गया है। अब इस पे क्या होगा तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाजपा के नेता उमेश दतिया अभी जुड़े थे हमारे साथ लेकिन पता नहीं उनके नेटवर्क में कोई दिक्कत है, तो हम चर्चा शुरू करते हैं। पठानिया जी, आपको ये देहरा का चुनाव आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव हो गया है ये। जैसे मंडी का कंगना रनौत का, कांगड़ा का आनंद शर्मा के कारण हाई प्रोफाइल पिछले लोकसभा चुनाव थे। अब मुख्यमंत्री की पत्नी है इस चुनाव में। जी। अल्ट्रा हाई प्रोफाइल बोल सकते हैं डॉक्टर साहब अब तो इस चुनाव को, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री की पत्नी है, दूसरी तरफ भाजपा की वो इज्जत दांव पर लग चुकी है जिस इज्जत की अगर मैं बात करूं तो पिछले जो 6 उपचुनाव थे उसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों में उसी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी और अब 5वीं जगह जिस तरह से एक ट्रेंड चला हुआ है कि कमलेश का कलेश जो है वो यहाँ पर पड़ गया है क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी है ये रुतबा तो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवलिंग की बात करूं तो उस विधानसभा क्षेत्र से ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है जो विधानसभा क्षेत्र हमेशा विकास के मामले में भूखमरी का शिकार रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तमाम नेताओं का ये आरोप रहता था कि देहरा की जितनी बेकदरी हो सकती है वो हुई है और ये देहरा ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके लिए कई कहावतें बन चुकी हैं और इन कहावतों के बीच में मुख्यमंत्री का मैं तो ये आप तो ये कह रहे हैं कि हाईकमान का आदेश है था कि कमलेश यहाँ से चुनाव में उतरे, लेकिन कहीं न कहीं ये एक मेरे को जो प्रदेश कांग्रेस है इसकी सीनियर लीडरशिप है जिसमें आप किसी को भी काउंट कर सकते हैं, उनका मास्टर स्ट्रोक एक तरह से नज़र आ रहा है। क्योंकि होशियार सिंह जो रहे हैं पूर्व में विधायक, उनकी नज़दीकियाँ ना तो बीजेपी में एक द स तमाम बीजेपी के साथ एक तरह की नज़र आती हैं, ना बीजेपी की लीडरशिप के साथ एक तरह की जो मजबूत संबंध हैं वो नज़र आती हैं। तो ऐसे में चाहे सत्ता का प्रभाव कहें या फिर कुछ और कहें, इन तमाम बिंदुओं पर ये चीज़ साफ नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं अब यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि अब एक तरह का चुनाव ये नहीं रहा है। हाँ, अगर कांग्रेस की बात करूँ तो जिस तरह से डॉक्टर राजेश अभी भी मैं उन्हीं के जो एक होटल है वहीं पे बैठा था, मैं इनकी उसकी जो बैठक थी उसको देखने के लिए आया था। तो डॉक्टर राजेश ने भी बहुत सारे जो तंज हैं, व्यंग हैं या मारक जो प्रभाव हैं, वो यहाँ पर छोड़ने की कोशिश की है, आँसू बहाए हैं। कई तरह के आरोप यहाँ पर सीएम पर लगा दिए हैं और इन आरोपों
की कितनी सी एक असर पब्लिक में रहता है, ये अलग इशू है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देहरा के आसमान की बात करें, तो यहाँ पर एक तरह से दहक भी है, महक भी है। दहक आती है बीजेपी के खाते में, क्योंकि लगातार बीजेपी जो हार की आग है उसमें झुलसती हुई चली आ रही है। अगर इंद्रदत्त लखनपाल और सुधीर शर्मा नहीं जीतते, तो ये बहुत एक तरह से अलाव जो ऐसा था जो कि दहकाने में कोई कमी नहीं थी। और महक की बात जिस तरह से मैंने की, तो महक यहाँ पर जो सरकारी एक तरह का प्रभाव होता है या फिर जो सरकारी दबदबा होता है, उसकी जो महक है विकास के मामले में, वो यहाँ पर दिखने शुरू हो गई है। क्योंकि मैं अभी धर्मशाला से देहरा की तरफ आया था, तो आदतन हम जर्नलिस्ट को आदत होती है कि जहाँ पे 4 आदमी बैठे हों वहाँ पे बैठ जाइए। तो वहाँ पर जाकर मैंने कई जगह पे बात की, तो वहाँ पर तो एक व्यक्ति ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि मैं तो कट्टर भाजपा का हूँ, लेकिन जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, तो भाजपा का हाईकमांड भी घमंडी है। भाजपा का जो नया चुनाव चिन्हित चेहरा है, वो भी उसी की श्रेणी में आते हैं। और इस बार घमंड ठिकाने लगाना है, क्योंकि हमें एक तरह से यहाँ पर विकास चाहिए, और विकास में यहाँ पर कांग्रेस भी फिसड्डी रही थी बीते दौर में, और विकास के मसले में यहाँ पर बीजेपी भी फिसड्डी ही साबित हुई थी। उनका ये भी कहना था कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति विशेष के लिए हमारे ऊपर एक तरह का जो इम्प्रेशन है, जो भाजपा का इम्प्रेशन था, उसी को हमारे नेताओं ने डिप्रेशन बना के रख दिया कि जिस किसी को भी उठाते हैं, बिठा देते हैं, और अब ऐसा नहीं होगा, और होश ठिकाने लगाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कमलेश को वोट करें। खैर, ये एक जनरल परसेप्शन थी, एक व्यक्ति का ज़िक्र कर रहा हूँ, इसके ऊपर हम पूरा एक वो नहीं ले सकते कि किसको फ़ायदा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात तय है कि जब कोई चीज़ ट्रैवल करने शुरू होती है, तो विकास का जो मसला है, वो देहरा में ट्रैवल करने शुरू हो चुका है कि हमें कभी आस-पास के जसवां परागपुर से विक्रम ठाकुर को बना देते हैं, किसी और को बना देते हैं, और हमारा तो नंबर ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात तो ये भी आ गई है कि जो कि खुद ही एक आम आदमी आरोप लगा रहा है, जो कि पूरे प्रदेश में लगे थे पहले, वो यहाँ पर भी लग रहे हैं कि आखिर इन आज़ाद को रिज़ाइन देने की क्या ज़रूरत थी? होशियार सिंह को रिज़ाइन देने की क्या ज़रूरत थी? एसोसिएट विधायक भी बन सकते थे, ये समर्थन भी दे सकते थे। तो फिर जो ये कांग्रेस का एक सौदेबाजी वाला आरोप है, वो लोगों के मन में कहीं न कहीं एक तरह से घर करता हुआ नज़र आ रहा है। और इन परिस्थितियों में अगर देखें, तो बीजेपी के सामने बहुत सारे क्लेश हैं, और अगर कांग्रेस की बात करूँ तो डॉक्टर राजेश के अलावा फिल वक़्त यहाँ पर और कोई क्लेश नज़र नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब। जी, उदयवीर जी, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एक जो राजनीतिक अब तक का यात्रा है, बड़ी बेदाग यात्रा रही है। जी, लेकिन अब कल से ही जैसे ही उनकी पत्नी को टिकट मिला है, तो एक परिवारवाद को लेके तरह-तरह के तंज कसे जा रहे हैं। उसको लेके कई तरह का पार्टी के अंदर भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को क्या ज़रूरत? वहाँ पे चाहे डॉक्टर राजेश को देते, उनको नहीं देते तो किसी और कार्यकर्ता को टिकट देते। वो जी, एक सवाल है। हालाँकि मुख्यमंत्री से जब बात करें तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये हाईकमान का आदेश था। लेकिन जी, उपचुनाव ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव तो में जो कैंडिडेट होते हैं मुख्यमंत्री की पसंद के होते हैं, जो भी सत्ता में जी, मौजूद होता है उस समय नेता। और जी, बड़े सवाल इस पे भी उठ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का यही कहना है कि 15 साल से हम जब से देरा विधानसभा क्षेत्र बना है और उससे पहले भी जब ये जसवां हुआ करता था, पार्टी जी, बहुत लंबे समय से हार रही है लगातार। उस जी। हार को पाटने की कोशिश में ये चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ परिवारवाद, तो कांग्रेस ने भी एक हथियार अब पकड़ लिया है कि परिवारवाद है कहाँ पर नहीं। और उसमें कभी धूमल फैमिली का ज़िक्र किया जा रहा है, कभी किसी और फैमिली का ज़िक्र किया जा रहा है कि वहाँ पे वो भी हैं, वहाँ पे वो भी हैं। तो ये एक परसेप्शन तो है। और एक मैं अगर एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते बात करूँ, तो ये भी है कि ये परिवारवाद 100 शोर मचा ले, मीडिया बचा ले, जनता मचा ले, लेकिन होता वही है जो कांग्रेस में परिवारवाद के ध्वजवाहक हैं वो करते हैं, बीजेपी में जो ध्वजवाहक हैं वो करते हैं। लेकिन आम जनता का सबसे बड़ा एक फैक्टर रहता है कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट वाले इश्यू पे आ जाएँ, तो यहाँ पर वो इश्यू डिस्कस ही नहीं हो रहे जो अभी तक थे। अब एक डिस्कस इश्यू बन गया, और उसमें शायद सुखविंदर सिंह सुक्खू कामयाब हो गए हैं कि मेरी पत्नी जो है अब चुनाव में उतर चुकी हैं। मिसेस चीफ मिनिस्टर बनाम अदर्स ये मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। और आम आदमी की भी बात करूँ, तो इन दिनों यहाँ पर एक बड़ी कड़वी हकीकत है कि देहरा में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है।
और लोगों को ये लग रहा है कि अब जब समस्या गले पड़ी होती है तो सारी चीजें, अगर सर्दियों का मौसम होता तो शायद कुछ एक माहौल कुछ और तरह का होता। तो अब आम आदमी को ये लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पर अगर सरकार के प्रतिनिधि को वो अब अगर कमलेश कुमारी अगर उनको चुन लेते हैं तो उसका फायदा रहेगा। और सबसे बड़ी बात एक और ये निकल कर सामने आ रही है कि 3.5 साल के लिए हम विपक्ष में क्यों जाएं? ये एक हाँ, सबसे बड़ी जो ये चर्चा। बड़ा सवाल है। और बिल्कुल, और लोग भी उदयवीर चाह रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जब हैं और उनकी धर्मपत्नी यानी कि मुख्यमंत्री मिसेस सीएम प्रतिनिधित्व करेंगी क्षेत्र का, तो जी। विकास को पंख तो लगेंगे, जिसकी शुरुआत सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कल की कैबिनेट में कर दी है। क्योंकि देरा मैं कोई नहीं तेरा, लंबे समय से एक नारा लगता था। 2 ऑफिसों की शुरुआत तो होगी, आगे देरा के जिला बनने का रास्ता भी कहीं न कहीं शुरू हो जाएगा। चलिए, जी। जिला की बात अलग रहेगी। मैं यहाँ पर एक सामाजिक सोच के लिहाज से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रशासनिक सोच के उस पर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि जितने भी लोगों से आज मेरा देरा में मिलना हुआ है, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सामाजिक सोच के साथ जुड़ी होती हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं रास्ते में आ रहा था, तो एक चाय के खोखे पे मैं रुका। बिल्कुल। तो वहां पर जब एक बात चली, तो एक कांगड़ी में कहावत है, या एक ओवरऑल ही कहावत है। कांगड़ी में कहूँ तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर ब्याह आड़ी जना सारे घरे प्योकियां वाले पासे दा कुत्ता भी आई है, तो सह भी बड़ा खरा लगदा। तो बोले हुण साड़ी दा ध्यान है इत्थे ही। तां ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤਾਂ एक बड़ा ऊर्जा माहौल तैयार करी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि यहाँ पर पॉलिटिकल की बजाय इमोशनल लड़ाई जो है वो आज के दिन में, खासकर आज के दिन में, आगे पता नहीं क्या होगा, किस तरह से सियासत करवटें लेगी, लेकिन यहाँ पर वो घर की बेटी, अगर कांगड़ी में बात करूं कि साड़ी ध्यान है, जब ऐसी-ऐसी चीजें फैक्टर्स काम वो करेंगे। कार्ड भी चलेगा, वो कार्ड भी चलेगा कहीं न कहीं। चल रहा है सर, बिल्कुल, चल रहा है आज की बिल्कुल। डेट में। अब आधी आबादी महिलाओं की है। अगर मिसेस चीफ मिनिस्टर कमलेश की बात करी जाए तो उनकी छवि भी कोई ऐसी हाई प्रोफाइल नहीं है अभी तक। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी वेशभूषा देख लीजिए, उनका जिस तरह से एक सोशल मीडिया पे जो उनकी वीडियो क्लिपिंग्स है, कुछ है, उसमें एक सामान्य महिला की तरह वो नज़र आ रही हैं। उसमें वो ऑरा कहीं नज़र नहीं आता चलिए। कि वो एक चीफ मिनिस्टर की बीवी है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाले दौर में अभी बीजेपी भी मेहनत करेगी। बिल्कुल। जी। सांख्यान जी, आपकी पार्टी ही आपके कहीं न कहीं खिलाफत में खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि राजेश शर्मा आपके प्रदेश के ट्रेज़रर भी हैं, कांग्रेस कमेटी के, और पिछली बार कोई बहुत ज़्यादा मतों से वो हारे नहीं हैं। पहला चुनाव था उनका देरा से, और उनका पैतृक घर भी देरा है, लेकिन कांगड़ा में बेस्ड हैं। और पंडित बालकृष्ण जी का एक बड़ा नाम कांगड़ा की राजनीति में रहा, कांग्रेस की राजनीति में रहा है, उनके पुत्र हैं। वो भी एक इमोशनल कार्ड इस समय खेल रहे हैं। कहीं न कहीं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री स्त्री हट में ऐसे आगे उन्होंने मुख्यमंत्री पद को परे किया और एक पति के नाते अपनी पत्नी को टिकट दिलवाया, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए। ये कितना सही है आरोप है उनका? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जहां तक मैं समझता हूं तो मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये इसके लिए बड़े वो थे कि उनकी धर्मपत्नी जी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मैं कल भी उनका बयान सुन रहा था और सुबह भी उनका एक मीडिया में चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, और पार्टी हाईकमान का फैसला अगर है तो पार्टी हाईकमान के फैसले को वो नकार नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले लोकसभा का चुनाव भी हिमाचल प्रदेश में जब हो रहा था, अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है, तो उसके अंदर भी ये बात आई थी कि जी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कमलेश ठाकुर जी को जो यहाँ से टिकट दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने तभी इस बात को दरकिनार किया था। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये बात होती तो शायद ये विधायक का चुनाव या असेंबली इलेक्शन बाईपोल ना लड़ाते, वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री का भी लड़ा सकते थे। लेकिन तब भी उन्होंने इस चीज को दरकिनार किया और आज भी उन्होंने इस चीज को दरकिनार किया है। लेकिन हाँ, एक बात ठीक है कि जो पार्टी हाईकमान का फैसला है, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है, तो कांग्रेस कहीं पे भी किसी चीज को जो है वो मिस करना नहीं चाहती। अब जो पार्टी के सर्वे हैं, वो सर्वे की रिपोर्ट हाईकमान तक गई है, और उसके बावजूद भी वहां पे ठीक है डॉक्टर राजेश हैं या नरदेव कंवर हैं या और भी कोई कई लोग हैं, विप्लव ठाकुर है, बड़ी वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की, तो सारे के सारे सर्वे जो थे उनको एनालाइज किया गया, उनका विश्लेषण किया गया, और उसके बावजूद इनकी जो
अपनी व्यक्तिगत, मुख्यमंत्री जी की नहीं मैं कह रहा, इनकी जो कमलेश ठाकुर जी की जो व्यक्तिगत छवि है और इनकी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए, इनका सामाजिक सरोकार देख लीजिए। मैं अगर कुछ तथ्यों पे बात करूं तो 2003 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला चुनाव यहाँ लड़ा था शायद। तो मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों से ये पूरी के पूरी रणनीति में इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं और इनको एक राजनीतिक अच्छा खासा अनुभव है। राजनीतिक शास्त्र के अंदर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्होंने कर रखा है। तो इनको इनका सामाजिक सरोकार और जैसा कि पठानिया जी कह रहे हैं कि यहाँ पे 50% जो है महिलाओं की वो है। और सबसे बड़ी बात कि देहरा के अंदर जो एक नारा था वो नारा विकास का नारा था, क्योंकि आज तक देहरा के जो लोग हैं तो हमें लगा कि ये सारी की सारी और कांग्रेस की आवश्यकता को देखते हुए और कांग्रेस के अंदर कि क्या चल रहा है, कांग्रेस उस चीज को आगे बढ़ाते हुए ये पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है मैं उसका स्वागत भी करता हूं और ये बिल्कुल सही फैसला है। आपने एक बात कही कि डॉक्टर राजेश जी जो है उनकी पृष्ठभूमि और उनके पिताजी की पृष्ठभूमि, मैं मानता हूं कि उनका काफी सहयोग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने उनको पूर्व में टिकट दिया है लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो करीब करीब 3,500 मतों से वो पिछड़ गए थे, तो उनको मौका मिला है। लेकिन अभी जो सर्वे की रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पे, और मैं ये भी नहीं कहता कि डॉक्टर राजेश के साथ कोई जाति कांग्रेस पार्टी करेंगी, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के ट्रेजरर हैं प्रदेश स्तर के, तो उनसे बातचीत आगे की जाएगी और उनको एक उसमें एक जो कांग्रेस की कार्यप्रणाली है उसके अंदर लाया जाएगा। मैं आज एक ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, वहाँ इंटरनेट की थोड़ा दिक्कत चल रही है। पठानिया जी ने जो कहा और सांसद जी ने जो कहा वो मैंने सुना है और आपको भी सुन रहा था। हालांकि जो सामाजिक सरोकार की बात है, वो सामाजिक सरोकार जो है वो 2 बार जीते हुए निर्दलीय चुनाव होशियार सिंह जी के साथ ज्यादा अटैचमेंट जो है वो देरा के लोगों की है। 2 बार वो निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल फरवरी महीने में इस प्रदेश में बना कि 3 निर्दलीय लोगों ने अपने मन से अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर जब राज्यसभा में वोट किया, तो जैसे ही वो गेट के बाहर आए विधानसभा के, तो उनके ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, जिस तरह से उनकी सुरक्षा के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए और उनके सामाजिक सरोकार और उनके मुद्दों को तो छोड़ दीजिए, जो उनके ऊपर जो थ्रेट बना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे आना और एक अपने मुद्दों को रिप्रेजेंट करना, केंद्र में सरकार के द्वारा देहरा के विकास को आगे बढ़ाना और एक पार्टी के साथ चलकर विकास के मुद्दों के प्रति लड़ाई लड़ना, उसमें एक अलग बात होती है। ऐसा सोचकर, ऐसी हिम्मत करके देहरा के जो विधायक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और सामाजिक लोग भी, मैं कल स्वयं देहरा में उनके स्वागत के लिए गया था और स्वागत के साथ साथ मैंने देखा कि जिस तरह से जन सैलाब उनके स्वागत के लिए वहां खड़ा था। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई भी प्रत्याशी आए, हालांकि मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी वहां आई हैं उस विधानसभा में लड़ने के लिए, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें और लोगों की अटैचमेंट देखें तो वो समाज सेवी रूप में जो विख्यात हैं वहां होशियार सिंह जी उनके साथ है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बड़े शिद्दत से लड़ रही है। आदरणीय विपिन परमार इसके हमारे प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ रहे हैं और संभवतः मैं ये कह रहा हूं कि जितने मार्जिन से पिछली बार होशियार सिंह जी जीते थे उसके डबल मार्जिन होगा। जितने मार्जिन से अनुराग ठाकुर जी को देहरा में जो लीड मिली है 15,000 से ऊपर, उसी मार्जिन से हम विधानसभा जीतेंगे। चाहे कोई भी ताकत लग जाए, जो भी परिस्थितियां होंगी हम उसमें चीजें देखेंगे। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात देखें तो उनको लंबे समय से, क्या आजादी के शुरू से ही देहरा में वहां का धरती पुत्र नहीं मिला है, तो धरती पुत्र आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है। 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुका है। पुराना जनसंघ का उनका रिकॉर्ड है और जनसंघ के उनका परिवार जनसंघ से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उनके साथ चले हुए जो लोग थे उनको मिलाकर जो ताकत बनेगी, तो मैं ये विश्वास से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। सवाल ले लीजिए आप पहले। आपने कहा कि बहुत अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन पूर्व विधायक रमेश दवाला वहां से पिछली बार प्रत्याशी थे आपके, वहां से पहले विधायक रहे रविंद्र रवि, वो क्यों नहीं थे कल के उनके स्वागत समारोह में?
जी उमेश जी। देखिए रविंदर, ये दोनों वहां पर नहीं थे और आदरणीय विपिन परमार जी ने और बाकी नेताओं ने उनसे संपर्क किया है। संभवतः वो जल्दी ही उनको ज्वाइन करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनावों में भी सक्रिय रूप से वहां पर थे। उमेश जी, दूसरा सवाल ये उभर कर आ रहा है कि एक निर्दलीय आपकी पार्टी ने दोनों बार उनको नकारा। उन्होंने टिकट की कोशिश पहली बार तो उन्होंने कांग्रेस से भी की थी, बीजेपी से भी की थी, दूसरी बार वो बीजेपी में शामिल भी हो गए और आपने टिकट नहीं दिया उनको, और 2022 में आपने नवंबर में उनको निष्कासित भी कर दिया जब उन्होंने निर्दलीय तौर पे खड़े होने का ऐलान किया। उन्होंने चाहे विक्रम ठाकुर है पड़ोस के, चाहे अपने अनुराग ठाकुर जी हैं, सबको मंच से भी गालियां देने में, अपशब्द बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल भी उन्होंने वर्कर से माफी मांगी है कि मैं निर्दलीय रहते हुए अगर मैंने आप लोगों के मन दुखाए हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे पचाएगा कोई? और निर्दलीय जब चुन लिया गया तो इस्तीफे की क्या जरूरत थी? ये जनता प्रश्न तो करेगी। राजनीति में सारे प्रश्न आएंगे, राजनीति में उत्तर दिए जाएंगे और राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। राजनीति में बहुत चीजें आगे पीछे होती रहती हैं, लेकिन संभवतः किसी व्यक्ति के लाइफ में या किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल करियर में जो मैंने फिर ये कहा कि बड़े अम्ब्रेला के नीचे आना, और जिस पार्टी का पूरे देश में सत्ता चल रही है, जो हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी बातें हो गई वो भूल गए। उन्होंने भी उस विषय के ऊपर कल कहा है और सब लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है। सांख्यान जी, इन्होंने कहा कि धरती पुत्र वही हैं और कमलेश ठाकुर कहीं ना कहीं बाहर से आके चुनाव लड़ रही हैं और उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, देरा की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जी डॉक्टर साहब, इनको धरती पुत्र पिछले 2 चुनावों को भारतीय जनता पार्टी को क्यों नजर नहीं आया कि वो धरती पुत्र है, जबकि वो 2 बार चुनाव जीत चुके? तो धरती पुत्र का नारा भारतीय जनता पार्टी ने तब क्यों नहीं दिया था जब ये इंडिपेंडेंट जड़े थे, तो इनका सामाजिक सरोकार था। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो कौन भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद का जो पताका है वो उठाए हुए नहीं है? तो ये कोई बात नहीं है कि धरती पुत्र है, तो ऐसा नहीं है। ये एक चुनौती है, ये हमारे लिए भी चुनौती है, मैं इस बात के लिए मना नहीं करता, और इनके लिए तो ज्यादा चुनौती है क्योंकि लोगों ने इनको वहां पे जिता के विधानसभा में भेजा था, और विधानसभा में अगर इनको भेजा था तो इनको क्या ऐसी आफ्ता आन पड़ी कि ना ये कहीं पे भी अपना जो इन्होंने वोट करना था राज्यसभा के लिए कहीं पे भी कर सकते थे, देवर इंडिपेंडेंट, और ये कहीं पे भी कर सकते थे, और इनको रिजाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर धरती पुत्र जी को यहाँ से लोगों ने जिताया था, एक विश्वास होता है, वोट एक वोट नहीं होता, एक विश्वास था, लोगों ने वो जिताया था, तो क्या ऐसा पड़ा? और फिर इन्होंने अपने आप इनको अडॉप्ट कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनको अडॉप्ट किया तो ये खाली देहरा में ऐसा नहीं हुआ है, ये 3 विधानसभाओं के अंदर और भी जहां बाईपोल हो रहे हैं वहां पे भी ऐसा हुआ है। और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो वहां के लोग हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में तो आएंगे ही, और आएंगे तो डेफिनेटली जो चीजें हैं, और 3.5 साल का टेन्योर अभी सरकार का हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और वो क्यों इस विकास की जो परिभाषा कांग्रेस ने गढ़ी है, तो क्यों इसको इग्नोर करना चाहेगी वो कांग्रेस लोग, वहां की जनता क्यों इस चीज को इग्नोर करना चाहेगी? तो मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब ये कोई भी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़े सुलझे हुए रणनीतिकार हैं, और ठीक है उन्होंने सारी की सारी बात ही पार्टी हाईकमान के लिए छोड़ दी, और पार्टी हाईकमान ने जो भी निर्णय इसके ऊपर दिया है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को बड़े अच्छे तरीके से इसको लड़ेगी, और वहां के अंदर जो भी उनकी विकास की बातें हैं, जो अभी कैबिनेट के अंदर डिसीजन भी हुआ है, ये बात ठीक है कि आचार संहिता लगी है, कैबिनेट का फैसला है, उसको बाद के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो अभी वहां की जनता के अंदर एक मैसेज तो बड़ा क्लियर चला गया है कि आपने विकास के साथ चलना है कि आपने विकास को ठुकराना है। चलिए वो छोड़िए, विकास के साथ चलेंगे, लेकिन डॉक्टर राजेश के आरोप बड़े भयंकर हैं। अभी फ्लैश हो रही है, न्यूज ये हो रही है कि 9 घंटे ओक ओवर में सीएम सुक्खू जी ने डॉक्टर राजेश शर्मा को बंदी बनाकर रखा और किडनैप करके रखा, इनके आरोप हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई है कि उनका कारोबार बंद कर दिया जाएगा जो वो कर रहे हैं।
तो रो रो के आज उन्होंने जो अपने वर्कर्स की मीटिंग थी उसमें ये दुखड़ा सुनाया और कहा कि मुझे अगर हार्ट अटैक से मेरी मौत होती है या किन्हीं और कारणों से होती है और मेरे बच्चों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सुक्खू होंगे। कहीं ना कहीं कटघरे में उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। जी संदीप जी। डॉक्टर साहब, कोई भी आदमी, कोई भी यहाँ का जो आम नागरिक है, अगर कोई इस तरह की बात करता है तो मैं समझता हूँ उसके लिए कानून भी है, नियम भी है और सरकार जो है उसका ध्यान भी रखती है। अगर डॉक्टर साहब ने ये बातें अगर इस वजह से करी है कि उनको टिकट नहीं मिला और इस तरह से आज ये आरोप लगा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के जो आरोप हैं उनको ये बातें जो है पार्टी के अंदर बैठ के करनी चाहिए। और पार्टी ऐसा नहीं है उनके कोई खिलाफ है, पार्टी उनके साथ चलने के लिए भी तैयार है। और ठीक है, पार्टी ने उनसे कोई जिम्मेदारी की बात अगर उनका अगर टिकट नहीं उनको मिला है तो ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इसमें कोई वो नहीं है, ये पार्टी हाईकमान का फैसला है। ये डॉक्टर साहब को भी सोचना चाहिए था। और पार्टी का जो सरोकार था तो पार्टी ने उनको पूर्व में टिकट दिया था और वो करीब करीब 4,500 वोटों से वो चुनाव हारे थे। तो अब जैसा होता है तो पार्टी ने अब नया प्रयोग किया है तो पार्टी और डॉक्टर साहब को भी ये समझना चाहिए। बाकी जो ये कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, देखिए, और उनके बच्चों को कोई थ्रेट है, उनके व्यापार को कोई थ्रेट है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए नियम, कायदे, कानून सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, पुलिस है, हर चीज वहां पे व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो मैं नहीं समझता ये आरोप सारे के सारे जो हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये निराधार आरोप हैं जो डॉक्टर साहब ने लगाए हैं। आप इस तरह से अगर आप इस तरह से सिंपैथी गेन करेंगे डॉक्टर साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर राजेश शर्मा जो हैं वो गलत तरीके से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई सरोकार नहीं और लोग इस चीज को समझते भी हैं। अब मैं अगर इसके ऊपर एक इतना सा कहूँ कि डॉक्टर राजेश चुनावों के समय आते हैं उसके बाद चले जाते हैं, पार्टी में मुख्यमंत्री को छोड़कर सब गलत है। कांग्रेस पार्टी में संख्यान जी सारे गलत है मुख्यमंत्री को छोड़कर। डॉक्टर राजेश बोल रहे हैं 8 घंटे उनको बंद रखा है, क्या जवाब है आपके पास? अरे डॉक्टर राजेश आज बोले जब टिकट डिसाइड, जब कमलेश ठाकुर जी का टिकट डिसाइड हो गया, आप बता दीजिए, आप मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आरोप तो आपके धवाला जी भी लगा रहे हैं, तो आप धवाला जी के बारे में नहीं बात कर सकते। अरे धवाला जी उस समय से आरोप लगा रहे हैं जिस समय से यहाँ पे पार्लियामेंट के चुनाव थे, तब से आपको नहीं पता लग रहा है कि क्या चीजें थे। तो आपको ये देखना चाहिए, नहीं आपने देख लिया, आपने रीप्रोव करके देख ली, आपके जो 6 के 6 विधायक जो थे आपके कांग्रेस से वोट किए, आज उनका क्या हासिल हो गया है तो आपको पता है इस चीज का। उमेश दत्त जी, आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो मेरा भी बोलने का मतलब आप 4 विधानसभा आ रहे हैं और कांग्रेस की सरकार जो है वर्तमान में बिल्कुल स्टेबल है, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल स्टेबल है। हम ये जो अब जो जा रहे हैं, जो पटकथा कांग्रेस लिखने जा रही है, वो जीत के आएंगे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने किया है, हमने योजनाएं भी यहाँ पे चलाई है, हमने यहाँ के लोगों की संवेदनाओं को भी समझा है, हमने यहाँ लोगों का नेतृत्व किया है। उदयवीर जी, मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने 2 घोषणाएं की और धवाला जी ने कहीं ना कहीं वो मांगे भी वही रखी कि अगर ये मांगे देहरा का अगर स्वाभिमान लौटा दिया जाए, उसे जिला बना दिया जाए, सर्कल बना दिया जाए, तो मैं कांग्रेस का अगर मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ। ये उनकी ही बातें क्यों कल मान ली गई है कैबिनेट में? क्या ये कोई मित्रता तो नहीं दशहरी पर्दे के पीछे की है? कोई मित्रता हो ना हो डॉक्टर साहब, पर ये एक बात बड़ी क्लियर सा मैसेज अब चला गया है कि जो बीजेपी की जो अंदरूनी हालात हैं यहाँ पर वो बहुत खराब हैं। अभी मेरे छोटे भाई ने कहा एक बात, उमेश ने, कि बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और इसके अंदर उन्होंने शरण ले ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है डॉक्टर साहब कि उस अम्ब्रेले के नीचे जगह तो उतनी ही है, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, बाहर से कोई दूसरा अंदर लेके आएंगे तो अपना आदमी बाहर निकलेगा, धक्का लगेगा, जो पहले खड़े उनको धक्का लगेगा, वो धक्का लगेगा और धक्का लग चुका है कई जगह। जी बिल्कुल। तो वो उस छाते की लड़ाई के पीछे जो छत अपनी इनकी कमजोर हो गई है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी काबिलियत है, बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है। ये खुद इनकी अपनी गलतियां हैं, इनके हाईकमांड की। जो स्पेस जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को ठुकरा कर दे रहा है। यहाँ पर धवाला जी को साइडलाइन किया गया, तो इमोशंस तो सबके जुड़े होते हैं डॉक्टर साहब। तो ये इमोशनल, मैंने आपको कहा कि इमोशनल खेल है इस बार, पॉलिटिकल खेल नहीं है। पॉलिटिकल खेल जितना सा होना था वो हो चुका, डॉक्टर राजेश ने जितना सा रोना था वो रो चुके।
ये एकदम से आजकल जो सियासत है वो पल पल बदलती है, और ये एक पल का एपिसोड है, दूसरे पल में कुछ और आएगा, तो वही चीजें आ गई। इस तरह से पहले हम बात चली हुई थी कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल सही, जरूरत भी है भाजपा की यहाँ पर ताकत झोंकने की, क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी यहाँ पे है, तो कर्म इनका भी बनता है कि ये उस ऐसा कर्म करें कि जो पुराने दाग हैं वो सारे धुल जाएं। लेकिन खुद की अपनी जो अंदरूनी हालात है वो भाजपा के सही नहीं आंके जा सकते। कल भले ही होशियार सिंह ने माफी मांग ली कि मैंने कुछ कहा हो, अब लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये वही हैं, ये अब होशियार सिंह के सारथी वही बने हुए हैं विक्रम ठाकुर, जिनके ऊपर सीमेंट उद्योग वाले मुद्दे पे होशियार सिंह ने उनकी जो सियासत की मंजी थी उसको ठोकने में कोई कमी नहीं रखी थी। बद्दी रोटी वाला के आरोप भी लगते थे, कई कुछ बद्दी बोलते रोटी थे, वाला के भी लगते थे, और समय अब वही चीज आ गई सर कि पुरानी करनी है। ये सियासत है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये भूल जाते हैं। लेकिन आम आदमी, बीजेपी वालों ने क्या किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया, उसको याद रखता है। और अब यादों में तो देहरा की वो पुराना पिछड़ापन भी शामिल है, और यही जो पिछली एक बुरी याद है, अब उसकी जंग जो है वो भविष्य की उम्मीदों के साथ यहाँ पर होने के आसार है। फैसला तो देहरा की जनता करेगी। लेकिन देखिए डॉक्टर राजेश शर्मा ने जो कहा कि मुझे चेयरमैन ऑफर की गई मंत्रियों द्वारा, जो वो कह रहे कि मुझे बंदी बना कर रखा गया, तो क्या ये इस तरह की ऑफर को ठुकराना राजेश शर्मा जी के लिए उचित था क्या? क्योंकि यहाँ उनको बहुत ज्यादा उम्मीद है कि देहरा में जो मैंने काम किया है, और वो कह रहे हैं कि इतने 20,000 लोगों की भावनाएं जो उनको मैं व्यक्त कर रहा हूँ आज के अपने उसमें भी उन्होंने, तो वो उन्होंने क्या खोएंगे क्या पाएंगे डॉक्टर राजेश शर्मा? बिल्कुल पथरिया भाई, यहाँ पर समस्या वही है कि एक जो घड़ियाली आंसू है वो बीजेपी वाले भी बहा रहे, वो कांग्रेसी भी बहा रहे। कांग्रेस के भीतर आंसुओं की जो मार है वो इस बार डॉक्टर राजेश शर्मा के हिस्से में आई है, और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे चेयरमैनशिप जो थी वो ऑफर की गई, मेरे को बंधक बना के रखा गया। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट और ओक ओवर के माहौल को हम लोग भी समझते हैं, आप भी समझते हैं तो बेहतर तरीके से, बंधक ऐसे नहीं बनते हैं। बंधक तब बनते हैं जब उनको बाई एयर उठाकर बाहर ले जाया जाता है। तो बंधक की जो परिभाषाएं हैं बंधक की जो परिभाषाएं वो बीजेपी की अलग है, कांग्रेस की अलग है, और अब एक तीसरी तरह की एक बंधक वाली अगर बात आ गई है तो हमें इसको भी सुनना है, क्योंकि हम और आप आम लोग जो होते हैं वो सिर्फ सुनने के लिए होते हैं। बाद में फैसला लेने की जो ताकत है वो बाई चांस लोकतंत्र की दया से हम लोगों के पास है। तो मैं इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता डॉक्टर साहब। जी उमेश जी, बगावत आपकी तरफ भी है, यहाँ कांग्रेस में भी आज शुरू हो गई है। दोनों को निपटना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, और इसी बीच देहरा की बेटी मैदान में उतर चुकी है। चुनौती है ये कहीं ना कहीं। देखिए, मैं फिर से आंकड़ों की तरफ को ही ले जाऊंगा आपको। पठानिया जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी जो इन सब चीजों को देखने की परख है वो स्वाभाविक रूप से हमसे ज्यादा है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से देखें, जन भावनाओं की हिसाब से देखें, कांग्रेस की वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से देखें, कांग्रेस के अंदर की बगावत को देखें, के ऊपर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से तालाबंदी की सरकार बन गई है, और जिस तरह से गारंटियों को पूरा ना कर पाने का जो मलाल है, एक नौकरी दी गई है, वो किसको दी गई है वो मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो कुल मिला के इन सारी परिस्थितियों में वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके भी चला हुआ था सिलसिला, वो इन परिस्थितियों में मैं नहीं जाना, इसलिए मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाह रहा, इन सब चीजों में नहीं जाना चाह रहा, मैं इन चीजों में मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की वहां आंकड़ों की मजबूती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, वहां पर जो लोगों को हजूम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो होशियार सिंह जी की जो सामाजिक सरोकार वहां के लोगों के साथ है, मैं दावे से कह रहा हूं कि ये हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तीनों चुनाव हम जीतने वाले हैं। जी बोलिए आप संदीप जी। अब आप सर, इतना ही मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की बात कर रहे थे
मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आंकड़ों पे अगर आप नजर डालेंगे तो आपका जो पिछला कैंडिडेट था वो तीसरी पोजीशन पे था। आप उसको थोड़ा गौर से देख लीजिए। और जो अभी आप जिसके कंधे नहीं, पे चल के वो तो बंदूक देखिए चलाना चाह रहे हैं, दोनों है ना, के वोट वो के मिक्सचर की बात कर रहे हैं, आंकड़ों को है लेके। ना, आजाद का नहीं वो वोट ठीक है, मिल जाएगा हमें ये तो ये ठीक है। और वहां पे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमीरपुर वहां पे जो अपना क्या बोलते हैं, अपना देहरा जो पार्लियामेंट सॉरी अपना विधानसभा का हल्का है, उसके अंदर वहां की इन्होंने पहले ही कह दिया पठानिया जी ने, वहां की ध्यान जो है वो चुनाव लड़ रही है, वहां की बेटी चुनाव लड़ रही है और वहां पे सामाजिक सरोकार भी है और हम जीत के आएंगे और ये पूरी है। और बीच में जो कांग्रेस के अंदर छोटी मोटी थोड़ा बहुत गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। और बंधक बनाने वाली चलिए बात में उन्होंने कह दिया कि बंधक हेलीकॉप्टर में बनाए जाते हैं, होटलों में रखे जाते हैं। चलिए छोड़िए, ओकओवर एक चलिए ऐसा चर्चा स्थान को है ना, चर्चा को विराम देते हैं। वहां पे बंधक नहीं बनाए जाते। जी जी, चलिए ठीक चर्चा है, को थैंक विराम यू, देते हैं। थैंक यू। आज हम चर्चा कर रहे थे कि देरा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को उतारा है। उनका मायका है वहां पे, देरा की बेटी के नाते वो चुनाव में कूदी हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हाईकमान के आदेश थे, उनकी पालना की गई है, क्योंकि देहरा में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाया है। इसी बीच वो पूर्व प्रत्याशी जो कि पिछली बार चुनावों में डॉक्टर राजेश शर्मा फाइट को क्लोज ले गए थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया है। वो इमोशनल हो गए हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने चेयरमैन के जो प्रस्ताव आए थे सरकार की तरफ से वो भी ठुकरा दिए। तो जाहिर है उन्होंने कहा कि हाईकमान पुनर्विचार करे इस टिकट पे। पुनर्विचार तो हमें नहीं लगता होगा, जो परिस्थितियां हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो अब अपने बगावती तेवरों से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी करेंगे। वहीं पे मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं पहले ही कर दी चुनाव आचार संहिता के बीच में। इससे ये स्पष्ट हो गया कि देहरा की अब किस्मत कहीं ना कहीं बदलने वाली है। होशियार सिंह को घेरने की कोशिश पूरी सरकार करेगी। हालांकि 32 विधायक, पूर्व चेयरमैन भाजपा ने वहां पे पहले ही उतार रखे हैं कई दिनों से। उनको एक-एक गाँव तक दे दिया गया है, एक-एक पंचायत में वो बैठ गए हैं आकर। तो मुकाबला ये बहुत दिलचस्प होगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, आप सबका धन्यवाद।